तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन 9th क्लास साइंस के अंतर्गत एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन एलिमेंट्स को जान लिया, अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हिंदी में बोलो तो इसको क्या बोलोगे? आणविक द्रव्यमान। क्या बोलोगे? आणविक द्रव्यमान। ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है? ये परमाणविक द्रव्यमान का योग होता है। किसका योग होता है? परमाणविक द्रव्यमान का योग होता है। कैसे? जैसे अपन एटॉमिक वेट पढ़े, एलिमेंट्स के सिंबल और एटॉमिक वेट आप जानते होंगे। एटॉमिक वेट जानते हो तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान की। एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं बात करता हूँ CH4। आपको पूछे इसका आणविक द्रव्यमान देखो तो आप जानते हो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है सर, और 4 हाइड्रोजन का है तो कितना हो जाएगा? 1 × 4। तो इनको ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा? 16 AMU। यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? CH4 का 16। यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आणविक द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान बराबर होता है परमाणविक द्रव्यमानों का योग। परमाणविक द्रव्यमानों का योग। आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणविक द्रव्यमानों का योग। तो अब देखो मैं थोड़े बहुत एग्जांपल से आपको आणविक द्रव्यमान का कैसे कैलकुलेशन करनी है ये बताता हूँ। जैसे आपसे पूछे NH3, इसका आणविक द्रव्यमान बताइए, तो आप क्या करोगे? सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 AMU होता है। एक हाइड्रोजन का एक होता है, बट हाइड्रोजन कितने हैं? 3। 14 + 3 कितने हो गए? 17 AMU। ये किसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास हुआ? NH3 का। ऐसे ही आपसे पूछे बताओ मॉलिक्यूलर मास बताओ मुझे किसका? HCl का बताओ। तो आप जानते होंगे एक हाइड्रोजन का एक प्लस एक क्लोरीन का होता है एटॉमिक वेट कितना? 35.5, यानी ये हो जाएगा 36.5 AMU। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसे ही जैसे एक और SNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है तो एक हाइड्रोजन का एक प्लस एक नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट परमाणु द्रव्यमान होता है 16। इनका सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 और ये 48। 48 + 15 करो कितने हो गए? 63 AMU। समझ गए मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसे ही जैसे मैं बात करूं CO2 का मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एक कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, बट ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2। ऐड करो देखिए कितना हो रहा है? 44 हो रहा है। समझ गए बात? जैसे आपसे पूछे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग्स ऑफ एसिड, अम्लों का राजा बोलते हैं जिसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो एक हाइड्रोजन का एक, बट हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। एक सल्फर का होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। देखिए का हाइड्रोजन कितने हैं? 2, बट एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। तो 1 × 2 प्लस एक सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना? 16। ऑक्सीजन कितने? 4, तो × 4 कर लिया, यानी कितना हो जाएगा? ऐड करो देखिए 98 AMU। ऐसे ही बात करूं मैं किसका? यदि आपसे पूछे बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका? यूरिया का। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे रे? इसके लिए यूरिया का फॉर्मूला आना आपको नेसेसरी है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। इसका आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है तो हाइड्रोजन कितने? 2 और 2 4। एक हाइड्रोजन का 1 × 4 का × 4 कर लो। एक नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का 14, लेकिन नाइट्रोजन कितने यहाँ पे? 2 प्लस एक कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। ऐड करो देखिए कितना आ रहा है? 60 AMU। बात समझ गए? ऐसे ही आपसे पूछे बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। एक सोडियम का
23 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन है एक का एक, कितना हो जाएगा 40 AMU। ये जैसे आपसे पूछे ग्लूकोज का C6H12O6, इसका आणविक द्रव्यमान बताओ, तो कैसे बताओगे? एक हाइड्रोजन का एक, जैसे 6 कार्बन है, 6 इंटू कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है बट कार्बन कितने हाइड्रोजन है कितने 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है बट ऑक्सीजन कितने है 6। तो इनको ऐड करो, देखिए आपका कितना हो रहा है 180 AMU। मतलब मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एटॉमिक मास का सम करना है, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आप मॉलिक्यूलर मास को जानते हो तो अपन नेक्स्ट एक टर्म्स को पढ़ते हैं जिसका नाम है मोल, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास के स्टूडेंट्स उसको उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, बट यहाँ पर मैं ऐसे समझाऊंगा जैसा कि आप पहली बारी इसको समझ जाए। तो देखिए इधर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में डिटरमाइन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे किसी पदार्थ का मास देखना है तो आप किस में देखते हो? किलोग्राम में देखते हो, ग्राम में देखते हो। जैसे आप किसी पदार्थ का वॉल्यूम देखना है, आयतन देखना है, तो आप किस में देखते हो? लीटर में देखते हो। यानी किसी पदार्थ का आयतन देखना है तो आयतन के लिए आप यूज़ करते हो किसको? लीटर। यानी आयतन आप देखोगे इतने लीटर है, इतने लीटर दूध है, इतने लीटर घी है। ये बात करते हो आप किसके लिए? आयतन के लिए। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान देखना, यानी मार्केट से सब्जी लाने जा रहे हो कि 2 किलो लाना, 10 किलो लाना, जो भी लाना, यानी उसको किलोग्राम में बात करते हैं या ग्राम में बात कर सकते हो, लीटर में बात कर सकते हो, आप मिलीलीटर में भी बात कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में बात कर सकते हो, आप डेसीमीटर क्यूब में भी बात कर सकते। मतलब ये वॉल्यूम की यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम वगैरह, ये द्रव्यमान का हो जाएगा। ऐसे ही बात करें यदि पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा? पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का SI इकाई क्या होती है? मोल होती है। क्या होती है बच्चों? मोल। जो मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा को जानने के लिए किस शब्द का यूज़ करते हैं अपन? यूनिट के रूप में किसे यूज़ किया जाता है? मोल को देखा जाता है। अब ये मोल कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये अपन समझते हैं। तो देखो, पदार्थ की मात्रा को किस में देखा जाता है? मोल। मोल को हिंदी में भी मोल ही लिखा जाता है और इसको प्रदर्शित किया जाता है किससे रे? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है N से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पर अपने पढ़ने की दृष्टि से मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन मोल पढ़ेंगे इन केस ऑफ मास, यानी भार के क्रम में, द्रव्यमान के क्रम में। किसके क्रम में? द्रव्यमान के क्रम में। अब द्रव्यमान के क्रम में मोल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? जैसे 1 मोल, इसमें अपन एटम्स के लिए अलग देखेंगे और मॉलिक्यूल्स के लिए अलग देखेंगे। सबसे पहले अपन परमाणु के लिए कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं मोल, ये जानेंगे, और अणु के लिए मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये देखेंगे। अब देखो एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये बातें अपन ने पढ़ ली है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट ये टॉपिक करवा रहा हूँ, आप आराम से समझ जाओगे। मतलब परमाणु के लिए मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये बताऊँगा। उसके बाद कणों की संख्या के क्रम में, किसके क्रम में? कणों की संख्या के क्रम में। अब कणों की संख्या आपको दे रखी हो, मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बात करेंगे। इसके अलावा मोल अपन आयतन के क्रम में देखेंगे। किसके क्रम में? आयतन के क्रम में। ये स्टडी के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके अपन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन मोल किसके केस में पढ़ते हैं? इन केस ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के क्रम में किसको पढ़ते हैं? मोल को। तो मोल बराबर आपको ध्यान रखना है क्या होता है? फॉर्मूला ध्यान से देखो। मोल बराबर होता है दिया हुआ भार, आपको जो गिवन मास होगा वो ऊपर रखना है, दिया गया द्रव्यमान या भार, बटे क्या करोगे? यदि परमाणु के लिए देख रहे हो तो परमाणु द्रव्यमान, अणु के लिए देख रहे हो तो
आणविक द्रव्यमान करना है। परमाणुक द्रव्यमान आपको याद है, आणविक द्रव्यमान का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, परमाणुक द्रव्यमानों का सम करना है, योग करना है। तो मोल बराबर दिया गया भार बट्टे परमाणुक भार, किसके लिए, परमाणु के लिए क्या लिखोगे, परमाणु भार। ऐसे ही अणु के लिए क्या देखोगे, अणु भार देखोगे, क्या देखोगे, अणु भार। ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोल कैलकुलेट कर सकते हो द्रव्यमान के केस में। जैसे आपको दे दिया 23 ग्राम सोडियम परमाणु, कौन सा परमाणु, सोडियम परमाणु। इसमें आपसे पूछे बताइए बच्चों इसमें कितने मोल होंगे, इसमें बताने आपको क्या है, मोल बताने हैं, मोल कितने हैं। आपको पता है यहाँ गिवन क्या है, मास, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मास के केस वाला मोल का फॉर्मूला है। यानी आप क्या लिखोगे, मोल बराबर गिवन मास आपके पास कितना है 23 डिवाइड बाई सोडियम का एटॉमिक वेट अपन जानते हैं कितना होता है 23 AMU या 23 ग्राम। यानी आपके पास मोल कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। बात समझ गए। ऐसे ही जैसे आपको दे दिया 1.2 ग्राम कार्बन एटम दे दिया, कार्बन परमाणु दे दिया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो आप क्या करोगे, मोल इक्वल टू इस गिवन मास करोगे। गिवन मास कितना 1.2 डिवाइड बाई क्या करोगे, एटॉमिक वेट। एटम है या नहीं, एटम, एटम के लिए एटॉमिक वेट रखना है। एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का, 12 होता है। अपन जानते हैं कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, तो डिवाइड बाई क्या कर लिया 12। पॉइंट हटाऊं तो क्या करूँ, 1 0 नीचे लगा दूँ, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1 मोल। आपके पास 0.1 मोल आगे किसके, 1.2 ग्राम कार्बन एटम। समझ गए। यानी ये तो एटम के केस में मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो है। ऐसे यदि मॉलिक्यूल्स और भी एग्जांपल देखते हैं अपन, देखना इधर, जैसे आपको सबस्टेंस दे दे कितना, आपको दे दिया 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल बताने, क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप जानते हो मोल बराबर क्या होता है रे, गिवन मास। गिवन मास कितना आपके पास 4.4 डिवाइड बाई, अब ये एटम नहीं है, अब क्या है, अणु है। कौन है, अणु। अणु में क्या होता है, एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक से ज़्यादा परमाणु, इसका मतलब क्या है, अणु है। अणु के लिए मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर तो आपको गिवन मास ही रखना है, डिवाइड में क्या करोगे, अणु भार रखोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है रे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए एक कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, यानी सम करोगे तो 14 हो जाएगा आपके पास क्या, मॉलिक्यूलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो डिवाइड बाई क्या करोगे 44, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 1 0 लगा दोगे, यानी 44 से 44 कैंसिल आउट, 1/10 मतलब कितने मोल आ जाएंगे आपके पास, 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछे बताओ 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स बताओ। 4 ग्राम क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने होंगे, मोलों की संख्या। तो मोल बराबर अपन जानते हैं मास का केस है, गिवन अपने को क्या दे रखा, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान के क्रम में अपन मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर गिवन मास कितना मास है 4 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अभी आपने कैलकुलेट किया था, एक सोडियम एटम का 23 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 प्लस एक हाइड्रोजन का एक, कितने हो गए 40। तो डिवाइड बाई क्या करोगे 40, 1/10 ये हो जाएगा, 10 से काटो 4 एक कम 4 10 जा 40, 1/10 मतलब 0.1 मोल आ जाएगा आपके पास। ओके। ऐसे ही आपको मोल की कैलकुलेशन करनी है, किसके क्रम में, आपको दे दिया कौन, CH4 कितना दे दिया, 3.2 ग्राम क्या दे दिया, मीथेन दे दिया। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल। हम जानते हैं मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपके पास है 3.2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, बट हाइड्रोजन कितने 4, ये कितने हो गए 16। मॉलिक्यूलर मास 16 है,
तो डिवाइड बाई 16, पॉइंट हटाया क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा। 32/16 मतलब कितने हो गए, 32/16 इंटू पॉइंट हटाया तो 1 0 लग जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 0.2। मोल कैसे कैलकुलेट करने आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूल्स के केस में। अब ऐसे ही मैं बात करूं, जैसे 1.80 ग्राम यूरिया वगैरह दे दें, उनके मोल बताओ, ग्लूकोज दे दे मोल कैलकुलेट करो, सल्फ्यूरिक एसिड दे दे मोल कैलकुलेट करो, नाइट्रिक एसिड दे दे मोल कैलकुलेट करो। यदि इनका मास दे रखा हो तो आप मोल इजीली कैलकुलेट कर लोगे। बट यदि आपको मास ना देकर और पार्टिकल्स दे दे तो पार्टिकल्स के केस में मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कणों की संख्या के क्रम में। दूसरा अपन मोल का कैलकुलेशन पढ़ते हैं, कणों की संख्या के क्रम में किसका कैलकुलेशन, मोल का कैलकुलेशन। अब देखो कण वर्ड यूज़ किया है, कण में हो सकता है कि परमाणु हो जाए, कण में हो सकता है कि अणु हो जाए, कण में हो सकता है कि आयन हो जाए, कण में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हो जाए, कण में हो सकता है कि प्रोटॉन हो जाए, कण में हो सकता है कि न्यूट्रॉन हो जाए, कण में ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं। माना कि आपको कणों की संख्या के क्रम में मोल कैलकुलेट करना, यानी परमाणु दे दे, अणु दे दे, आयन कह दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, प्रोटॉन दे दे, न्यूट्रॉन दे दे, इसमें आपको क्या करना पड़े, मोल कैलकुलेट करना पड़े। मतलब कणों की संख्या का मतलब यहाँ हुआ एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो मोल का फॉर्मूला आपको कौन सा यूज़ करना है, कणों की संख्या के क्रम में ऊपर आपको रखना है क्या, जो गिवन कणों की संख्या है ना, कणों की संख्या डिवाइड बाई क्या रखोगे, Na एवोगैड्रो नंबर रखोगे। क्या रखोगे, एवोगैड्रो संख्या। अब एवोगैड्रो संख्या होती है, ये क्या होती है, आपने पहले भी देखा, Na एवोगैड्रो संख्या है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या होती है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23। यानी ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस दे दे और उसका 1 मोल दे दे, कोई भी सबस्टेंस और जिसका आपको क्या दे दे, 1 मोल दे दे। 1 मोल कार्बन दे दे, 1 मोल भले कार्बन डाइऑक्साइड हो, 1 मोल नाइट्रिक एसिड हो, 1 मोल मीथेन हो, 1 मोल यूरिया हो, कोई सा भी सबस्टेंस क्यों ना हो, यदि उसका 1 मोल है तो उसमें कणों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो कितनी होगी, तो एवोगैड्रो Na के बराबर होगी और Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल किसी भी पदार्थ में यदि कणों की संख्या पूछे है तो आप एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 1 मोल प्रोटॉन कितने प्रोटॉन, इतने प्रोटॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल सोडियम कितने परमाणु, इतने परमाणु, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु, इतने अणु। बात समझ गए। 1 मोल कोई भी पदार्थ दे दे उसमें कणों की संख्या की बात करें तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है और एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू क्या होती है आपने यहाँ पढ़ दिया। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, आपको दे दिया 3.022 इंटू 10⁻23 कणों में पदार्थ के मोल होंगे, पदार्थ के मोल कितने होंगे, ये बात कही। तो आपको पता है कणों की संख्या की बात हो रही है तो मोल बराबर हो जाएगा क्या पे, कणों की संख्या दी हुई, कणों की संख्या कितनी है 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 और ये 2, 1/2 मतलब मोल आ जाएंगे आपके पास 0.5 मोल। मतलब कैसे कणों की संख्या के केस में मोल कैलकुलेट किए जाते हैं, इस प्रकार से। एक मैं इसका आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ, पूरा कणों की संख्या के क्रम में मोल कैलकुलेशन बात अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये नोट कर लो, उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, एक क्वेश्चन देखता हूं और ये देख के अपन बाकी सभी बातें अच्छे से कर लेंगे। देखो इधर
आपको 18 ग्राम क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है। इसमें आपको अणुओं व परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, अणुओं व परमाणुओं की संख्या बतानी, अणुओं व परमाणुओं की संख्या क्या होगी ये बात बतानी है। तो देखो इधर 18 ग्राम वाटर, इसका मतलब सबसे पहले आपको मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी बात कुछ है, और सबस्टेंस का यदि कणों की संख्या दे रखे तो भी मोल कैलकुलेट कर लेंगे, मास दे रखा तो भी मोल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम है अपना मोल कैलकुलेशन करना। तो देखो इधर मोल कितने हो जाएंगे, 18 ग्राम वाटर गिवन है और इसका मॉलिकुलर मास आपको पता है वाटर का कितना हो जाएगा रे, एक हाइड्रोजन का 1 बट हाइड्रोजन कितने 2 तो इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 तो कितना हो गया 18 ग्राम, डिवाइड बाई 18 किया तो मोल कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब अपन जानते हैं वाटर क्या है, H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है, H2O क्या है, अणु है। तो मोल का फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। देखो इधर कणों की संख्या का फॉर्मूला आप जानते हो, कणों में ऊपर क्या लिखते हैं, परमाणुओं की संख्या रखते हैं, बट ये परमाणु नहीं है, क्या है, अणु। तो ऊपर आप रखोगे क्या, अणुओं की संख्या, क्या रखोगे, अणुओं की संख्या, डिवाइड बाई क्या कर लोगे रे, Na कर लोगे, समझ गए। तो यहाँ पर आपके पास मोल 1 है, आपको क्या करना है, अणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है, और Na को मैं उधर भेज दूँ तो मोल इंटू Na हो जाएगा। इधर देखो अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू Na, ये लो मोल इंटू Na, ठीक है। तो अणुओं की संख्या बराबर बताइए मुझे, मेरे पास कितनी आएगी, अणुओं की संख्या यहाँ से मोल कितना है 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अणुओं की संख्या आ गई। मैंने आपको एक बात पहले ही बताई है, एक मोल कोई सा भी सबस्टेंस क्यों ना हो, उसमें अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यदि ये 1 मोल अणु है तो एवोगैड्रो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वाटर क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना, इसलिए ये। अब आप मुझे बताइए जल के एक अणु में परमाणु कितने होते हैं रे, एक अणु में परमाणु कितने होते हैं आप बताओ मुझे। ये लो वाटर का एक अणु है, कितने परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, टोटल कितने एटम्स है 3, यानी परमाणु 3 होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं, अपन जानते हैं, जानते हो। तो देखो अपने पास अणु कितने आ गए, जल के इतने अणु आ गए, इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे, तो परमाणु बराबर यहां से कर लोगे तो क्या हो जाएगा, परमाणु बराबर एक अणु में 3, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु हो जाएंगे, 3 इंटू आपके पास अणुओं की संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी ये हो जाएगा 18.066 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। समझ गए परमाणु कैसे कैलकुलेट किए। आपको पता है जल के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, सही बात है, जो कि आपको दिख रहा है, एक अणु है ये, इसमें कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु। तो अपने पास अणु कितने आए, अणु जब अपन 1 मोल में अणु कैलकुलेट किए तो इतने अणु, इतने अणुओं में कितने परमाणु, तो इंटू कितने कर लिया, 3 कर लिया, यानी 18.066 इंटू 10 की पावर 23 आपके पास क्या आ जाएंगे, अणु आ जाएंगे। अणुओं के बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, परमाणुओं के बाद आयतन के केस में मोल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। लास्ट अपना मोल कैलकुलेशन का टर्म देखो इधर, नेक्स्ट थर्ड अपना मोल कैलकुलेशन का टर्म कौन सा है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम, आयतन के क्रम में, कौन सा, आयतन के क्रम में किसका कैलकुलेशन, मोल का कैलकुलेशन। देखो इधर देखो, मोल कैलकुलेशन करना है तो आयतन के क्रम वाला फॉर्मूला एसटीपी पर वैलिड होगा, एनटीपी और एसटीपी पर वैलिड होगा, ध्यान रखना। और किसके लिए, ओनली फॉर गैस। यहाँ पर आयतन के क्रम में मोल कैलकुलेशन ये एसटीपी और एनटीपी पर होंगे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में मोल का कैलकुलेशन करोगे। ओनली फॉर गैस, यानी ये केवल और केवल गैस के लिए फॉर्मूला लागू होगा। कैसे? यहाँ पर आप मोल का फॉर्मूला यूज़ करोगे, मोल बराबर ऊपर आपको रखना है गैस का आयतन। क्या रखना है? गैस का आयतन। डिवाइड बाई क्या करोगे? 22.4 लीटर करोगे। ओके, ठीक। मैंने क्या कहा, एक बात ध्यान रखना, एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? कोई भी पूछे आपसे, कोई भी गैस क्यों ना हो, गैस भले ही कौन सी क्यों ना हो, एसटीपी पर 1 मोल गैस की बात करें और आयतन पूछे तो आप बताओगे 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। जैसे आपको दे दिया 11.2 लीटर, एक एग्जांपल, CO2 में एसटीपी पर मोल बताओ, तो किसका क्रम है? गिवन क्या है? वॉल्यूम। तो मोल का फॉर्मूला यूज़ करोगे क्या रे? गिवन वॉल्यूम, गैस का आयतन, कितना आयतन है? 11.2 लीटर दे रखा है, डिवाइड बाई क्या करोगे? 22.4। कंडीशन कैसी? एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, यानी ये 1 और ये 2, 1/2 मतलब 0.5 मोल हो गए किसके अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी? 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में एसटीपी पर यदि मोल पूछे तो कितने मोल हो गए? 0.5 मोल हो गए। यदि आप ये बात समझ गए हैं तो सबसे पहले देखिए अपने मास के केस में मोल का कैलकुलेशन समझा, जिसमें परमाणु के लिए कैसे कैलकुलेशन की जाती है, अणु के लिए कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद मोल को अपन परमाणुओं की संख्या के क्रम में कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ा। और तीसरा मोल का कैलकुलेशन का टर्म इन केस ऑफ आयतन, वो भी अपन ने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार थर्ड अपन ने आयतन के क्रम में मोल का कैलकुलेशन पढ़ा। एसटीपी और एनटीपी पर 1 मोल किसी भी गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। मोल का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे आयतन के क्रम में? मोल बराबर गैस का दिया हुआ आयतन बटे 22.4। जैसे कि एक एग्जांपल समझा अपने, 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में एसटीपी पर मोलों की संख्या, तो मोल बराबर 11.2 लीटर जो कि आपको गिवन है, डिवाइड बाई क्या कर लिया आपने? 22.4, यानी 0.5 आपके पास क्या आ गए? मोल आ गए कार्बन डाइऑक्साइड, 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का एसटीपी पर। तो ये बातें हो गई मोल से रिलेटेड। अगले चैप्टर में अपन और भी इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।